साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विधिक बिंदु पर हम विचार करने वाले हैं। जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 16/4/2025 का। जब भी आप सिविल के मामले लड़ते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्कॉक्टेड कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पर केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। मैं एक रिसेंट बात जो है शेयर करूंगा आपके साथ में कि एक मुकदमा पेश हुआ एक सिविल कोर्ट में, जिसमें कहना यह था वादी का कि किसी दिनांक को प्रतिवादी आया और उसने जो है धमकाया और यह भी कह दिया कि साथ में दलाल लेकर आया, जबकि उक्त दिवस को तो था ही नहीं प्रतिवादी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? प्लीडिंग्स हो गई दूषित। अब कहना क्या था वादी का, नहीं साहब ट्रायल फेस करो और ट्रायल फेस करके सही क्या है गलत क्या है उसको तय करा के लो। अरे जब मामले में अपेरेंटली ही स्थितियां इस प्रकार की हैं कि कॉज ऑफ एक्शन ही कॉन्कॉक्टेड है, तो डेफिनेटली केस को लड़ने की बजाय आप निर्भर करोगे ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पे। नोट कर लीजिए इस बात को। यह कहता है कानूनी प्रावधान कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या बनावटी कॉज ऑफ एक्शन बनाकर केस को सक्सीड कराने का, केस को रन करने का प्रयास किया गया है, तो ऐसा केस या मुकदमा चलने योग्य नहीं है। साथियों, बेसिकली क्या था ये मामला जो मैं डिस्कस करूंगा उसको अपन समझते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है अपने को जो भी सिनेरियोज है वो क्लियर हो सके। एक स्टोरी के फॉर्म में इस केस को जो है अपन लेके चलते हैं। एक बार एक पब्लिक ट्रस्ट था, जैसे आप सुनते हैं ना कहानियां अपने स्कूल में, एक बार एक कौवा था, तो यहां पर कौवा नहीं है, एक बार एक पब्लिक ट्रस्ट था और उसका और किसी अन्य व्यक्ति का विवाद हुआ। पर एक कैसा विवाद था? केवल एक सिविल डिस्प्यूट था। तो सिविल डिस्प्यूट के कारण क्या फाइल होगा आप बताइए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्रिमिनल केस, ऑप्शन नंबर बी सिविल केस, ऑप्शन नंबर सी कुछ भी नहीं होगा, दोनों बाहर लड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी दोनों दीवारों पर सिर बचेड़ेंगे। निश्चित तौर पे आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पर इस बार आप जीत गए हैं एक सही पॉइंट। तो मेरा कहना यह है कि जब भी डिस्प्यूट होगा पक्षकारों के बीच में, खासकर वो सिविल डिस्प्यूट है, तो क्या फाइल होगा? सिविल सूट। तो यहां पर भी एक सिविल सूट जो है फाइल हुआ। अमूमन जो सिविल सूट फाइल होते हैं हिंदुस्तान में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इन 90% मैटर्स एक ही प्ली होती है, वो होती है परमानेंट इंजंक्शन, कि स्थायी रूप से निषेधाज्ञा जारी कर दो। क्यों जारी करते साहब? क्योंकि अगला हमारी प्रॉपर्टी को खा सकता है, उसको बेच सकता है, उसको कर सकता है एलिनेट, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू पास द ऑर्डर, ताकि उसको रोका जा सके। ये क्यों होता है ये भी समझिएगा। बेसिकली हमारा कानून ये कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकना है, इसको हम कहते हैं वाद्य की बहुल्यता। और दूसरी बात, पक्षकारों का जो अधिकार है वो अनावश्यक रूप से प्रभावित ना हो, जिस कारण इंजंक्शन के प्रोविजंस जो है दिए गए। तो यहां पर भी यही प्रार्थना थी कंसर्न प्लेंटिफ की कि रिस्ट्रेंट किया जाए पब्लिक ट्रस्ट को टू क्रिएट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। अब ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है? भाई प्रॉपर्टी को बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्लियर है? तो इस तरह की प्लीडिंग्स को लिखा जाता है और इस तरह के अनुतोष को मांगा जाता है। साथियों, यहां पर कहना यह था कंसेंट प्लेंटिफ का कि हमने एक एग्रीमेंट किया किसी पक्षकार से, और उस एग्रीमेंट के तहत हमने एक लैंड को परचेस करना तय किया, जिसके लिए एक सर्टेन अमाउंट तय हुआ जो करीबन था 9 करोड़ का। 75 लाख रुपए हम एडवांस दे चुके हैं। मालूम पड़ा कि जो कंसेंट पब्लिक ट्रस्ट है वो हमारे लैंड पे कब्जा करके उसको बेचना चाहता है और अल्टीमेटली जो हमारे अधिकार है उसको प्रभावित कर रहा है। इस तरह का दावा जब भी कोर्ट में आएगा तो डेफिनेटली कोर्ट क्या करेगा? नोटिस जारी करेगा। जबकि ड्यूटी कोर्ट की भी है कि इस बात की संतुष्टि करना, पुष्टि करना कि वास्तव में प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है। कहीं ये तो नहीं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको कंसील कर लिया गया हो या उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो। जब सम्मन्स प्राप्त हुए कंसेंट पब्लिक ट्रस्ट को, इसने क्या किया? एक अर्जी फाइल करी, और ये अर्जी फाइल हुई ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में। कॉन्टेंशन ये था, अरे हम ही प्रॉपर्टी का मालिक है, हमने थोड़ा ना प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा किया है, ऐसा कैसे हमको इस प्रॉपर्टी से आप बाहर आप निकाल सकते हैं, और ऐसा कैसे हमको आप रोक सकते हैं? रोक के दिखाइएगा, ये कहना था कंसेंट पब्लिक ट्रस्ट का। ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं इस वे में, आई डू नॉट वांट टू मेक दिस सब्जेक्ट मोर बोरिंग फॉर यू, आई वांट टू मेक इट मोर इफेक्टिव सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। क्लियर है बात ये? तो कहना यह था कि साहब देखिए, 2 लोगों ने एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में उन्होंने अधिकार तय कर लिए। अरे जब प्रॉपर्टी हमारा है, हमारा तो कोई इंटरवेंशन ही नहीं है, तो हमारी प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में अगर 2 लोग कोई राइट तय कर रहे हैं तो वो हम पर बाध्यकारी नहीं हो सकते।
तो उसको लॉ की भाषा में क्या कहेंगे? मियर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी राइट इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट, मीन्स इन फेवर ऑफ द कंसर्न प्लेंटिफ हु इज ब्रिंगिंग द केस। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। पर अफसोस वो अर्जी खारिज हो गया। अब क्या होगा जब ये अर्जी हार जाएगा? कंसर्न रेस्पोंडेंट या प्रतिवादी वो जाएगा हाई कोर्ट में अपील करने। हाई कोर्ट में उसने यही बात कही, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा बाबू, केस तो लड़ना ही पड़ेगा। वो बार बार कहा कि साहब इस केस में तो कोई अधिकार ही नहीं है विपक्षी पक्षकार को, जो केस लेके आ रहे हैं वो केस ही टोटली फेक है, कॉन्कॉक्टेड है और ग्राफ्ट किया गया कॉज ऑफ एक्शन को अपैरेंटली क्लियर है, मैं मालिक हूं और जो मालिक है उसके अगेंस्ट तो वैसे भी इंजंक्शन पास ही नहीं कर सकते, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तब भी बात नहीं माना गया, केस को लड़िएगा। ये मैटर पहुंच गया फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फॉर एडजुडिकेशन। पहला तर्क जो दिया कंसर्न पब्लिक ट्रस्ट ने, जो कि इस केस में अपीलांट है, वो ये था कि जो एग्रीमेंट टू सेल है इट कैन नॉट क्रिएट टाइटल इन द प्रॉपर्टी। निर्भर किया धारा 54 TP एक्ट पे और निर्भर किया एक महत्वपूर्ण जजमेंट पे जो कि है 2004 वॉल्यूम 8 SCC पेज 614। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे केस को लेकर आ रहा है वो केस चलने योग्य नहीं होता है अपैरेंटली, अगर वास्तविक मालिक रिकॉर्ड पे खड़ा है तो। ये बात भी नोट कर लीजिए, अगर वास्तविक मालिक है तो एग्रीमेंट टू सेल कोई भी अधिकार क्रिएट नहीं करेगा। धारा 54 TP एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है सेल के बारे में। सेल क्या है कि जहां पर प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर हो गया किसी प्रतिफल के पेटे, तो ऐसे सिनेरियो में सेल कंप्लीट होगा। पर सेल का एलिमेंट क्या है कि कब्जा भी चला जाना चाहिए। यहां कहना यह था पब्लिक ट्रस्ट का कि भाई कब्जा हमारा, मालिक हम, तो ये कौन? तो ऐसे सिनेरियो में जो दावा है वो कॉन्कॉक्टेड है, बनाया गया है और दो लोग कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। और मेन बात ये थी कि ये एग्रीमेंट जो है ये 2 रुपए 3 रुपए या 50 रुपए का नहीं है। अगर एग्रीमेंट 100 रुपए से अंदर होता तो निश्चित तौर पर इनको छूट मिलता कानून का। और वो छूट क्या था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोटोकॉल के तहत किसी भी रूप में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक नहीं था। पर चूंकि मामला 9 करोड़ का है और 75 लाख रुपए एडवांस दिया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में एग्रीमेंट पंजीकृत होना आवश्यक था। ये एग्रीमेंट पंजीकृत ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैसा लाए कहां से? लिख तो दिया है, लाए कहां से पैसा? कहां से विड्रॉ हुआ? किस खाते से विड्रॉ हुआ? किससे उधार लिया? ऐसा कोई भी ब्यौरा यहां पर नहीं है। तो सारा का सारा सिनेरियो जो है बनावटी दिखाई देता है। और इनका कहना था कि मियर सूट है फॉर इंजंक्शन विदाउट डिक्लेरेशन, ये वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है। निर्भर किया गया एक महत्वपूर्ण फैसले पे जिसका साइटेशन है 2019 वॉल्यूम 17 SCC पेज 692। कहना यह था कंसेंट पब्लिक ट्रस्ट का कि जब कोई राइट से नहीं है, कोई कब्जा ही आपका नहीं है, एक एग्रीमेंट आप लेकर आ गए, तो उसके बेसिस पे केस कैसे चलाएंगे? और अमूमन कई केसों में ऐसा होता है कि फर्जी कॉज ऑफ एक्शन बना के ले आता है वादी। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पर कहना यह होता है वादी का कि साहब कोई 2 दलाल मेरे घर पे आए थे और आके जो है कब्जा कर रहे थे। अब कौन दलाल कब कब्जा कर रहे थे, कहां बेच रहे थे, कॉमन सेंस की बातें। मतलब कहते हैं कि कमी नहीं है मूर्खों की हिंदुस्तान में। इस तरह के दावों को पढ़ के तो विशेष लगता है मुझे कि वो जो मूर्ख जिनको हम ढूंढ रहे हैं ना वो यही है। क्लियर बात है, इसको आप नोट डाउन कर लो, घबराने का नहीं है। जब भी दावा हो जाए ये नहीं कि इधर उधर भाग रहे हैं, अरे शांति से बैठो, समझो अटैक कैसे करना है, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन द हॉट वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कहना यह था पब्लिक ट्रस्ट का कि जो कंसेंट प्लेंटिव है उस केस का, उसने प्रॉपर्टी में राइट कैसे एक्वायर करना बताया कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। मतलब कितनी घनघोर पागल पड़ने की बात है कि सेल डीड के बगैर कैसे प्रॉपर्टी में टाइटल मिलेगा। यू कैनॉट बी अ लीगल ऑनर विदाउट अ सेल डीड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्कोप है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का, वो ये है कि जब तक प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं तब तक केस नहीं। और कहते हुए ना, मैं पढ़ा था कई बार एक बस के ऊपर कि जब तक प्रोटेक्शन नहीं तब तक सेक्स नहीं, कहते हैं लोग। तो वही चीज यहां पर है कि जब तक आपके केस में प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं तब तक प्रॉपर केस नहीं। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला जो है दिमाग में सेट करके रखो, अदरवाइज मारे जाओगे। तो कहना यह था कि एक सिविल लिटिगेशन लेकर आ गए, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, प्लीडिंग जो है आउटकम है प्रॉपर क्लेवर ड्राफ्टिंग का, और जो इल्यूजरी कॉज ऑफ एक्शन है उसको ग्राफ्ट कर दिया। क्लियर है बात? ये तो इस तरह के मामले चलने योग्य नहीं है। अगर आप भी ऐसा मामला फेस कर रहे हो, अप्लाई अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC। तो इसलिए हम एक बात कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे जो कोर्ट में ऑब्जर्व करी है कि अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल भी है या कोई भी डॉक्यूमेंट है
विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी लायबिलिटी की तरफ स्थिति पैदा नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, खासकर सेल डीड, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो एग्रीमेंट टू सेल है उसका वजन बहुत कम होगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में धारा 54 टीपी एक्ट काफी महत्वपूर्ण है। और धारा 53 है टीपी एक्ट, भले ही बात करता है प्रोटेक्शन की, पर ये प्रोटेक्शन कैसा है? इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी अगेंस्ट द ट्रांसफर, क्लियर है। पर वो तब सक्सेसफुल होगा कि जब सेल हो गया हो। जब एग्रीमेंट ही डाउटफुल है, प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ ये भी डाउटफुल है, तो ऐसे सिनेरियो में केस चलने योग्य नहीं है। तो 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं की और कोर्ट ने स्पेसिफिकेशन किया। पहली बात, जब कभी कोई एग्रीमेंट है खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के, इट मस्ट बी इन राइटिंग, मौखिक काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, द कंसेंट पोजीशन मस्ट बी ट्रांसफर। तीसरी बात, जो ये एग्रीमेंट है इट मस्ट बी विद द ऑनर। चौथी बात है, द कंसेंट ट्रांसफरी हैज इंटर एलिया बी इन पोजीशन, जो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर मस्ट नॉट बी एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर है तो धारा 52 टीपी का जो क्लॉज है वो लागू हो जाएगा, और इसके साथ साथ स्पेसिफिक प्लीडिंग विद स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अब इस केस में जो था वादी वो तो हार गया, चलो वो तो गम नहीं है वादी को, मैं हार गया। गम ये है कि कोर्ट ने रिपोर्ट कर दिया मैटर इनकम टैक्स को। और वो रिपोर्ट कैसे किया? कोर्ट ने लिखा कि जो ट्रांजेक्शन है ये लाखों में, करोड़ों में है, इसका कोई भी आधार नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो तो ये ड्यूटी है कंसर्न रजिस्ट्रार की कि वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करे। इस तरह के दावे जब कोर्ट में आए तो ड्यूटी कोर्ट की भी है कि मैटर रिपोर्ट करे आईटीओ को, ताकि इस तरह के ट्रांजेक्शन की जेन्युइननेस क्या है उसकी जांच हो सके। क्योंकि इस तरह के ट्रांजेक्शन जो है नगद में, वो 269 ST इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे सिनेरियो में 271 DA इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन लागू हो जाते हैं, तो जांच का विषय बन जाता है। तो कुल मिला के नुकसान दोहरा हुआ है, केस भी हार गया और कार्रवाई और वही इनकम टैक्स में। तो जब कोई भी आपको दावा लड़ रहे हैं जहां पर ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर का है और उसका कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं है, तुरंत इस जजमेंट की लाइट में आप अपना एप्लीकेशन दाखिल कर दो। तकलीफ होगा वादी को और आपके जीतने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। जजमेंट का जो डेट है वो नोट कर लीजिए। जजमेंट है 16/4/25 का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। पिटीशन नंबर है 13679/2022। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।